अगर आपको तेज बुखार है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, अगर आपकी स्किन पर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं, तो हो जाइए होशियार, वरना आप हो सकते हैं डेंजरस डेंगू के शिकार। आजकल डेंगू एक जानलेवा बीमारी बनती जा रही है, जिससे हर साल काफी लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि डेंगू क्यों होता है और कितना खतरनाक होता है डॉक्टर साहब ये डेंगू का बुखार। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि मानसून के सीजन में या मानसून के बाद ये रोग काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का मच्छर है जिसको एडिस एजिप्टी उसका नाम है, उसकी एक जो ब्रीड है, उसमें ये वायरस जो है उसके माध्यम से ये फैलता है और रोग जो है ये हमारे जो जनसंख्या को ये रोग पहुंचता है। इसका होता कैसे है, जैसे आपने पूछा कि किस प्रकार से होता है, कि ये वाला जो मच्छर होता है ये किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट ले तो उसके अंदर वो वायरस आ जाता है और फिर ये मच्छर किसी दूसरे आदमी को जब काटता है तो उसको वो वायरस ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ये फैलता है। खतरनाक बहुत होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि ये हमारे शरीर में जो रक्त जो हमारा खून है उसमें जो विशेष हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत डाउन हो जाता है और इतना डाउन हो जाता है कि कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक भी उसमें हो सकती है। तो काफ़ी खतरनाक है। अगर डेंगू सही समय पर उसका उपचार ना हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप है अंडमान से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताइए जी, क्या प्रश्न है? ये जानना चाहूँगा सर, क्या कहते हैं एक्चुअली जो एक गांठ होती है ना, गांठ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो शरीर में मेरे हाथ पर हो गए, ऐसी एक दो हो गई हैं, तो उसके लिए क्या होगा? छोटी छोटी सी हैं सर। अच्छा, फैट की गांठें हैं जो तो छोटी छोटी जो होती है ना। कोई उसमें दर्द होता है आपको? नहीं सर, दर्द ऐसा दर्द कुछ नहीं होता। अच्छा, देखिए, फैट की गांठें हो जाती हैं शरीर में कई जगह पर, लाइपोमा उसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसका जो मूल कारण है कि हम जो बार बार आपको कई बार बताते हैं अपने शो के माध्यम से कि खाना जब नहीं पचता है ठीक से और जो बिना पचा हुआ खाना उससे एक चिकनाई बनती है जिसको आम बोलते हैं, तो ये आम जा करके जो फैट कैरिंग चैनल से वहाँ जाके डिपॉजिट होकर के वहाँ ब्लॉक कर देता है। तो जो हमारा जो हमें फैट टिश्यू है, जो मेद धातु जिसको हम कहते हैं, वो बीच बीच में रुक करके उसकी गांठें बन जाती हैं। डॉक्टर लोग अक्सर कहते हैं कि कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ी रहेगी ऐसी। कभी कभार कहेंगे आपको कि ऑपरेशन करा लो, इसको निकलवा दीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि क्यों ना उसके कारण कोई पहले ठीक किया जाए, पाचन को ठीक किया जाए, आम को पचाया जाए। आम पचाने के लिए आम पाचक चूर्ण की हम बात करते हैं, कई बार आपने सुना होगा। आम पाचक चूर्ण हमारा जो है उसमें सौंठ, जीरा, धनिया ये 10-10 ग्राम ले लीजिए, सूखा पुदीना और सौंफ का पाउडर ये आप 20-20 ग्राम ले लीजिए। ये मिला करके और मिक्सचर जो तैयार होगा आपका, उसमें से एक एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा जो है आप खाने पीने में फैट वाली चीज़ें कम खाइए और आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियाँ हैं, उनका सेवन आप शुरू कर दीजिए। औषधियों से क्या होगा कि जो चैनल्स ब्लॉक हो गई हैं, जो स्रोतस अवरुद्ध हैं, वो स्रोतस शोधन उनसे होगा, शुद्धि उनकी होगी, टॉक्सिन्स वहाँ से जो है वो साफ होंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। अभी आपने जैसे कहा कि 2-3 गांठें हैं, छोटी हैं, तो मैं तो कहूँगा अभी शुरू कर दीजिए। कई बार होता क्या है, हमारे पास लोग आते हैं बड़ी बड़ी गांठें, और गांठें भी 25, 30, 20, 10, 15 ऐसी आपके पूरे जगह जगह पर है। अब वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोग बहुत एडवांस स्टेज में पहुँच चुका है। दवाइयाँ भी हम दें तो दवाइयाँ जो है वो बहुत कम असर उस समय दिखाती हैं। कुछ फर्क पड़ता है तो फिर पेशेंट जो है वो कहते हैं जी अब ये तो काम नहीं कर रही है दवाई आपकी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि रोग जब शुरू हो तभी उसका इलाज करिए। हमारे यहाँ तो लिखा है कि रोग के शुरू होने से जो पहले के जो हमारी जो स्टेजेस हैं, संचय, प्रकोप, जो हमारे यहाँ पर 6 स्टेज लिखी हैं आयुर्वेद में कि डिजीज कैसे शरीर में पैदा होती है। सबसे पहले दोषों का संचय होता है, फिर वो प्रकोपित होते हैं यानी कि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर उनका प्रसर होता है, पूरे शरीर में घूमना शुरू कर देते हैं। स्थान संश्रय जो है चौथा स्टेज है कि कहीं एक कमजोर जगह पर जाकर के दोष, वात, पित्त, कफ हमारे कोई सा भी जो बढ़ा है वो वहां जाकर बैठ जाते हैं। और 5वीं स्टेज में रोग के लक्षण पैदा होते हैं, तब आप उसको कहते हैं कि ये मुझे फलाना रोग हो गया है अभी। तो 5वीं स्टेज में आपको पता चलता है, लेकिन तब भी लोग उसको जो है नजरअंदाज करते हैं, तो 6ठी स्टेज में आ जाता है, क्रॉनिक हो जाता है।
तो हम तो कहते हैं कि जब प्रथम लक्षण आपके संचय के समय में वात पित्त कफ जब संचित होते हैं, एक्यूमुलेशन उनका होता है, वहीं पर उसको क्यों ना दबा दिया जाए। अभी तो रोग आया ही नहीं, रोग बना ही नहीं अभी। तो आयुर्वेद बहुत अच्छी एक शिक्षा है, बहुत अच्छी नॉलेज है। इसको जरूर हर व्यक्ति को, किसी भी प्रोफेशन में है, कोई भी आप हैं, किसी भी देश के हैं, इवन हमारे साथ तो अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो हमारे अच्छे मित्र हैं पूरी दुनिया भर में। काफ़ी सारे हमारी आदान प्रदान होता है नॉलेज का, और वो काफ़ी चीज़ें आयुर्वेद की प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद किसी के लिए कोई विरोध पैदा नहीं करता है। ये तो एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। अपने शरीर को समझना है, अपने शरीर के सिस्टम को समझना है, अपने शरीर में जो काम हो रहा है वो किस लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर क्या हो रहा है और स्थूल लेवल पर क्या हो रहा है, ये आयुर्वेद है। और इससे आप आगे जाएं तो इंद्रियों में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, अहंकार में क्या चल रहा है, चित्त में क्या चल रहा है। चित्त आपने सुना होगा कि जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा है, वहां पर क्या क्या गंदगी, क्या क्या जो कहते हैं ना कि इसमें अच्छे संस्कार हैं, इसमें बुरे संस्कार हैं, वो वहां पर जाके जमा होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि डेंगू का बुखार आपको होता कैसे है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हमें डेंगू का बुखार हो गया है तो हम पहचानेंगे कैसे, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके? देखिए, लक्षण इसके कुछ विशिष्ट हैं जिनको आपको समझना चाहिए। मांसपेशियां और हड्डियों में खास तौर से काफी दर्द होता है। ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोलते हैं, दंडक ज्वर इसको हमारे यहाँ कहा गया है कि हड्डियां जैसे पूरी टूट जाती हैं, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत तीव्र वेदना, सिर में सिर दर्द बहुत तेज होता है। हाई फीवर तो होगा ही, शरीर में कमजोरी महसूस होना, रैशेस भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर, कभी कभी मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसका जो टेस्ट कराते हैं जब, तो आपकी प्लेटलेट काउंट्स जो है ब्लड के अंदर काफी लो आ जाती है। ब्लीडिंग के कारण, वीकनेस के कारण, और शरीर में लक्षण इतने हो जाते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। और ऐसा भी स्थिति आ सकती है कि अगर सही समय पर उपचार ना हो तो मृत्यु तक पेशेंट की हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आयशा है मुंबई से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हेयर फॉल से कैसे बचा जाए। हेयर फॉल से कैसे बचा जाए, बड़ा सिंपल है। हेयर फॉल से बचने के लिए हेयर केयर करना चाहिए। अगर बाल हैं आपके पास, और बाल सभी के होते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, उसको बल्कि खराब करने पर तुले रहते हैं हमेशा। आजकल हेयर केयर के नाम पर भी बालों को नष्ट करने का काम हम करते हैं। बाल हमारे प्राकृतिक हैं, तो उनमें प्राकृतिक ही आपको चीजें प्रयोग करनी चाहिए। केमिकल्स का प्रयोग मत करिए। अब जानबूझ करके हम केमिकल बालों पर रोज थोपने लगेंगे तो बाल बेचारा कब तक सहेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, उसको केमिकल से आप दबा देंगे, चाहे वो कोई हाईलाइटिंग है, जेल है, इवन आज जितने भी आप शैम्पू प्रयोग करते हैं, जितने भी कंडीशनर प्रयोग करते हैं, सभी तो वो केमिकल ही भरा हुआ उनमें। तो पहले तो दही से बाल धोते थे लोग, मेहंदी, रीठा और क्या क्या चीजें बालों में यूज होते, शिकाकाई से बाल धोते थे, आंवले से बाल धोते थे लोग, बहुत सारी चीजें हैं। मेथी दाना का पेस्ट बना करके उससे, तो ये चीजें पहले पूरे जब से हमारी सृष्टि चली आ रही है तब से आयुर्वेद का जो हमारे यहाँ सृष्टि में जो है, जब से आयुर्वेद है तब से ये चीजें चली आ रही हैं। तो अभी बालों को अगर सुरक्षित रखना है तो एक तो उनकी केयर करना चाहिए नेचुरल तरीके से। अब आप कहें जी अब कौन मेथी भिगोएगा, कौन उसको पीसेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बड़ा अच्छा बहाना है आजकल लोगों के पास कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो हम बहाने से आपको बचने नहीं देंगे। हमने अब आयुर्वेदिक उत्पाद ऐसे बना दिए आपके लिए। हमारे यहाँ आंवला शैम्पू है, नीम का शैम्पू है, बादाम का शैम्पू है, पपीते का शैम्पू है, वो लीजिए आप, उसका प्रयोग करिए। बालों के लिए तेल है, तो उनका प्रयोग तो करना चाहिए ना, जब आपके पास चॉइस है, ऑप्शंस हैं और अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अभी बनाए, अभी कम से कम 25-30 साल से जो है हमारे यहाँ पर जो लोग, हमारे जो काम चल रहा है उसमें लोग प्रयोग करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से आप बालों की देख रेख करें। और ये दूसरी चीज इंटरनल आपको ध्यान रखना है, अच्छा पोषण लें। बालों के लिए, पोषण के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। बालों के पोषण के लिए बहुत आवश्यक है कि पित्तवर्धक चीजें आप ना खाएं, ज्यादा कूलिंग रहें, थोड़ा शरीर को कूल रखना है, गर्मी ज्यादा ना हो, ज्यादा गर्म भोजन ना खाएं। तो इस प्रकार से बाल आपके सुरक्षित रहेंगे। बाल को अच्छी तरह से आप देख रेख रखेंगे तो वो लंबे समय तक
लंबी आयु तक वो स्वस्थ रहेगा और आपकी सुंदरता भी बनी रहेगी। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कब हो जाता है खतरनाक डेंगू का बुखार। साथ ही साथ डॉक्टर साहब से ये भी जान लेते हैं कि डेंगू के मच्छरों की कुछ अलग पहचान होती है डॉक्टर साहब, जैसे कि मलेरिया के मच्छर जब काटते हैं तो उनकी पहचान थोड़ी अलग होती है। देखिए, मच्छर जो होते हैं डेंगू के, जैसा आपने सुना होगा कि वो साफ पानी में ज्यादा ब्रीड करते हैं, गंदे पानी में नहीं होते हैं। और डेफिनेटली उनकी जो वैरायटी है, जो नाम मैंने बताया, एडिस एजिप्टी या दूसरे मलेरिया का अलग मच्छर होता है, ये अलग टाइप का होता है। तो ये उनकी एक अलग फिजियोलॉजिकल पहचान, वो तो एक अलग चीज़ है, उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि वो किस कंडीशन में ज़्यादा पैदा होता है। तो मुख्य रूप से साफ पानी में, तो जहाँ कहीं साफ पानी है, कूलर है, पानी की टंकी है, उनको नियमित रूप से आपको जो है चेक करना है। उसमें अगर कुछ आपको कुछ औषधियाँ डालनी है, कुछ स्प्रे करना है, वो ज़रूर करना चाहिए। खास तौर से जहाँ पानी जमा रहता है उन जगहों पर विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि कब खतरनाक हो जाता है। तो खतरनाक ये हो जाता है कि बॉडी में जब प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, जो बहुत आवश्यक है हमारे शरीर की। एक खून का हमारा जो ब्लड होता है उसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, आपने सुना होगा WBC, RBC, प्लेटलेट्स उसमें होते हैं। तो वो जब क्वांटिटी उनकी कम होती है या मसूड़ों से खून आने लगे, शरीर में शक्ति बिल्कुल ना रहे, कमजोरी बहुत आ जाए, ब्लीडिंग कहीं शुरू हो जाए, तो वो फिर खतरनाक स्थिति होती है। देखा होगा आपने कई बार जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको प्लेटलेट भी चढ़ाए जाते हैं, कई बार खून भी देना पड़ता है पेशेंट को, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है, हर चीज़ को समझना चाहिए। बुखार हो, खास तौर से ऐसे सीजन में हो जब डेंगू का सीजन चल रहा है, तो सबसे पहले परीक्षण करा लीजिए, आप चेकअप करा लीजिए। पहले ही अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है उसका उपचार करना, नहीं तो फिर कई बार लेट हो जाता है तो फिर मुश्किल होता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे डेंगू से बचने के वो कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर डेंगू के डर को दूर भगाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या है डेंगू को लेकर आज की संजीवनी? देखिए, डेंगू से बचने के लिए, और अगर डेंगू आपको है तो उपचार आप कराते ही हैं, और उपचार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है जो आजकल काफ़ी चलती है। अब तो कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर जो, जहाँ पर कई बार पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, वहाँ भी डॉक्टर वो मना नहीं करते। पपीते के पत्तों का रस, पपीते के पत्तों का रस जो है वो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुआ है। काफ़ी रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है, तो उसका सेवन जरूर कराया जाए। हमारे यहाँ गिलोय जो है, गिलोय का सत्व होता है, एक्सट्रैक्ट उसका निकाला जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। लगभग 2-2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम के करीब, वो 2-2 रत्ती की मात्रा में दिन में 2-3 बार गिलोय का सत्व दे सकते हैं। गिलोय का काढ़ा भी बना के दे सकते हैं। ताज़ी अगर लकड़ी है आपके पास, उसको थोड़ा सा कूट करके, उबाल करके वो पीने के लिए दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और 1 गिलास सेब का रस, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके वो भी पीने को दें, उससे भी पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त जो है शहद उसको खिलाना चाहिए मरीज को, क्योंकि उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, तो शहद का सेवन किया जाए। लेकिन उपचार प्रॉपर करना चाहिए, चेकअप जरूर करते रहना चाहिए, अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण उसका करते रहना चाहिए, ताकि हम एक मॉनिटरिंग उसकी सही प्रकार से रोगी की कर सकें। तो किन चीजों का परहेज रखना चाहिए डॉक्टर साहब? किस तरह की सावधानियां अगर हमें डेंगू हो गया है तो बरतने की जरूरत है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी को बनाए रखना है, ब्लड काउंट जो विशेष रूप से प्लेटलेट्स को हमें मजबूत रखना है। तो भोजन ऐसा करें कि जो शक्ति बढ़ाए, लेकिन साथ में सुपाच्य भी हो, क्योंकि कमजोरी होती है, अग्नि मंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा खाना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा भोजन हो जो आराम से पचे। जैसे खिचड़ी वगैरह आपने देखा होगा, खिचड़ी का सेवन कराते हैं, सेब का सेवन कराते हैं, या कोई ऐसे पौष्टिक चीज़ें जो आराम से पच जाएं। ज़्यादा मिर्च मसाले तली वाली चीज़ें ये नहीं, क्योंकि ये और ब्लड को खराब करेंगी हमारी। पित्तवर्धक चीज़ें बिल्कुल ना लें, गर्म चीज़ें ना लें, कोई बहुत ज़्यादा मिर्ची, अचार, खटाई, नॉन वेज, और चाय कॉफ़ी भी ना पिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्मोकिंग ड्रिंक्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आपको डेंगू हो रहा है और आप ड्रिंक ले रहे हो, तो फिर उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उसको। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कोई भी गर्म तासीर की चीज़ होगी, क्योंकि बुखार आपको है, ऑलरेडी फीवर है, तो गर्म चीज़ों का सेवन आप ना करें। अगर